नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में मैं आपको कोविड-19 पैंडेमिक और आयुर्वेद की एक स्पेशल फॉर्मुलेशंस जिसे हम भस्म कहते हैं उसके प्रति कुछ अवगत कराना चाहता हूँ। कोविड-19 के इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट हम सब देख ही रहे हैं। ये मेरी एक अपनी राय है कि जब हम पैंडेमिक के हीट में हैं और जब हम वैक्सीनेशंस लगा रहे हैं, इट इज़ लाइक अ टू एज स्वॉर्ड। तो एक जगह से आप वैक्सीन भी लगा रहे हैं, किंतु अब जैसे ही बाहर जाएंगे आपको इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि वैक्सीन के एंटीबॉडीज बनने को टाइम लगता है और वायरस का रेप्लिकेशन उसके नए स्ट्रेन 10 घंटे, 2 दिन, 3 दिन में भी आ सकते हैं। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है, वैक्सीन की उपलब्धि कम है, 2 डोज लगाने पड़ रहे हैं। अभी साइंटिस्ट बोल रहे हैं शायद 3 डोज भी लगाने पड़े। जैसे नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं तो हर साल लगाने पड़े। तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया मोर्टेलिटी रेट्स कम करने में, सिवियरिटी रेट्स कम करने में जो एक प्रभाव होगा एक सोसाइटी में, वो हमें एक दीर्घकाल से पता चले। कोविड-19 सिर्फ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नहीं, अभी जैसे नए स्टडीज आ रहे हैं तो आपके हार्ट को तकलीफ दे सकते हैं, आँख को तकलीफ दे सकते हैं, और इसके लॉन्ग टर्म जो साइड इफेक्ट्स है, ये बीमारी आप पे क्या प्रभाव छोड़ के जाएगी, ये कोई नहीं जानता। कोविड के इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है उसके प्रति इफेक्टिव मेडिसिन ना होना। कोई भी पैथोजेंस हो, फिर वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, वो हमारे सेल के अंदर जाके काम करते हैं, जिन्हें हम इंट्रासेल्यूलर कहते हैं। तो ये अंदर जाके हमारे सेल के स्ट्रक्चर होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं, साइटोसॉल्स होते हैं, वहाँ पे जाके काम करते हैं। तो जो भी मेडिसिन को इस पे प्रभाव बताना है, उनको प्रथम वहाँ पे पहुँचना चाहिए। 50% वहाँ पे पहुँचते नहीं हैं। पहुँचने के बाद वो बहुत समय तक वहाँ पे रुक नहीं पाते। ज़्यादा समय नहीं रुकने के कारण उनको उनकी डोसिंग का प्रभाव कम हो जाता है, तो हमें बार बार उनकी डोसिंग देनी पड़ती है, ज़्यादा मात्रा में देनी पड़ती है। इसके कारण उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। साइंटिस्ट का भी मानना है कि ऐसी व्याधियों में, स्पेशली ये जो सोशली डिबिलिटिंग व्याधियाँ है, जिन पर सिर्फ स्वास्थ्य पे नहीं समाज पे भी असर हो रहा है, नए ड्रग सिस्टम्स की रचना करने की आवश्यकता है। एक आइडियल ड्रग की व्याख्या क्या हो सकती है कि जो टारगेट है वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे बहुत देर रुके, कम मात्रा में अपना प्रभाव दिखाए और शरीर के बाहर नुकसान किए बिना चला जाए, जिसे लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स ना हो। एक संकल्पना है जिसे हम नैनो मेडिसिन कहते हैं, कहीं जाके इस आइडियल मेडिसिन के निकट पहुँचती है। नैनो ये ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है डॉर्फ या बौना होना। तो जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ये नैनो स्केल पे 1 से 100 नैनोमीटर्स और मेडिसिन में 1000 नैनोमीटर्स तक भी पाए जाते हैं। इनकी साइज़ बड़ी छोटी होती है, किंतु इनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। जो भी हम ड्रग इनके साथ भेजते हैं वो ड्रग की मात्रा कम लगती है। हम इन नैनो पार्टिकल्स को प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो वही सेल्स में जाके अटैक करें जहाँ ज़रूरत हो। क्योंकि इन्हें प्रोग्राम किया जाता है, इन्हें नैनो रोबोट्स कहा जाता है। ये सेल्स के अंदर जा सकते हैं और हम इन्हें टारगेट कर सकते हैं न्यूक्लियस के पास, साइटोसोल्स के पास, वैक्यूल्स के पास, जहाँ पे जनरली वायरस, बैक्टीरिया अपने कार्य करते हैं। भस्म का एक सरल अर्थ होता है राख या ऐश। यद्यपि ये जो भस्म संकल्पना है ये आयुर्वेद के रसायनशास्त्र के अंतर्गत आती है, जिसका डेवलपमेंट 7th या 8th सेंचुरी AD से हुआ, किंतु ये जो संपूर्ण परिकल्पना है ये बहुत पुरानी है। जैसे चरक संहिता की जो ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास है, सुश्रुत संहिता की ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास है जो 4th या 5th BC से हमारे पास है। वहाँ पे भी हमें अयस्कृति की एक संकल्पना मिलती है, जहाँ पे मेटल्स को बार बार गर्म करके औषधि काढ़ों में या औषधि जूसेस में डुबाया जाता था, जिससे उनके नैनो अंश, उनके नैनो पार्टिकल्स का प्रभाव हो और जो हमें एक थेरेपेटिक या एक औषधि उपयोग दे। यद्यपि मैं इन्हें राख कह रहा हूँ, किंतु ये इतना आसान नहीं होता है। इनमें बनाने में बहुत सी स्टेप्स होते हैं जो अभी यहाँ पे आपको फ्लैश हो रहे हैं, जैसे शोधन है, मारण है, जारण है, अमृतीकरण है। तो एक एल्गोरिथमिक स्टेप्स होते हैं जिसके बाद हमें भस्म मिलता है। इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जो स्टडीज हुए हैं, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द नैनो पार्टिकल। जैसे ये 1 to 100 to 800 नैनोमीटर्स में होते हैं। इनकी पार्टिकल साइज स्मॉल है, सरफेस एरिया ज़्यादा है। ये भी टारगेट ओरिएंटेड डिलीवरी करते हैं। क्योंकि भस्म के पार्टिकल साइज छोटे हैं, उनकी सरफेस एरिया बड़ी है और ये कॉन्सेप्ट कहीं तो नैनो मेडिसिन के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है और उस पर रिसर्चेस भी हुए, इसलिए मैं समन्वय नहीं कर रहा हूँ। यदि आप भस्मों के प्रॉपर्टीज पे एक ध्यान देंगे जो शास्त्रों में बताया गया है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये समन्वय बिल्कुल भी सटीक है।
जैसे भस्म को रसायन बताया गया है, मतलब आपको इम्यूनोमोडुलेशन करते हैं, आपके बॉडी का रिजुवेनेशन करते हैं। को अल्प मात्रा बताया गया है, मतलब वो कम मात्रा में आपको थेरेपेटिक डोसेज देते हैं। शीघ्रत्व बताया गया है, वो क्विक एक्टिंग होते हैं। अग्निदीपन बताया गया है, वो सेल्यूलर लेवल पे जाके मेटाबॉलिज्म का कार्य करते हैं, मतलब वो सेल में जाके अपना कार्य बताते हैं। उनको योगवाही बताया गया है, मतलब जैसे नैनो पार्टिकल्स होते हैं, नैनो रोबोट्स होते हैं, वो मेडिसिन को जाके एक जगह पे टारगेट करते हैं। वैसे ये भी यदि हम भस्मों को बहुत से कल्प है उनके साथ अब मिक्स करेंगे, उनके कल्प बनाएंगे, अब हर्ब्स के साथ मिक्स करेंगे, तो हर्ब की जो एक एक्टिव प्रिंसिपल्स है, हर्ब के जो गुण हैं, वो कम मात्रा में डायरेक्टली जाके टारगेट में आपको पहुंचा देंगे। भस्म कैसे बनते हैं, उनकी क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है, उनके यूजेस क्या होते हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और यदि मैं इसे इंट्रोड्यूस भी करना चाहूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यदि आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप मुझे अवश्य कमेंट्स में लिख के भेजिए, मैं इसके प्रति अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैंने एक वेबसाइट बनाई थी 2009 में, जो अभी यहाँ पे फ्लैश हो रही है, जहाँ पे मैंने 1300 क्लासिकल फॉर्मुलेशंस के प्रति मैंने एक एडवांस डेटाबेस बना दिया था। यदि आप उस वेबसाइट पे जाएंगे और आप उनका एडवांस सर्च डेटाबेस यूज करेंगे तो आपको बहुत से भस्मों और कल्पों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो आप उसे अवश्य विजिट कीजिए यदि आपको भस्मों के प्रति और जानकारी लेनी है तो। नैनो मेडिसिन और भस्म, इनमें डिफरेंस क्या है? तो नैनो मेडिसिन, इनके दो भाग है। एक इसमें होता है नैनो रोबोट या नैनो कैरियर या नैनो पार्टिकल, यहाँ पे हम उसे गोल्ड ले सकते हैं, गोल्ड के पार्टिकल। और दूसरा होता है वो क्या डिलीवर कर रहा है, जैसे कोई ड्रग डिलीवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल यदि मैं कैंसर की बात लूँ तो गोल्ड के ऊपर डॉक्सीरूबिसिन नाम का ड्रग होता है जो कैंसर्स में यूज होता है। उसे सेल में टारगेट किया जाता है और वो वहाँ पे रिलीज करता है, वो आपकी प्रक्रिया करता है। और जो भी हमें एक बेनिफिट्स मिलते हैं नैनो मेडिसिन के, हमें मिलते हैं, जो हम यदि डायरेक्टली डॉक्सीरूबिसिन यूज करें तो शायद हमें ना मिले। किंतु साइंटिस्ट का ये मानना है कि जब वो अपना डोज का इफेक्ट कर देता है, जो ये पीछे इनर्ट मटेरियल गोल्ड रह जाता है, ये बॉडी से एलिमिनेट कर पाती है या वहीं रुक जाता है, या लॉन्ग टर्म में इनके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन यदि हम भस्मों को लें तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भस्म ये नैनो मेडिसिन भी है और योगवाही नैनो रोबोट्स भी है। सो ये दोनों का काम करते हैं। इसके कारण मैं आपको बताता हूँ। हमारे आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है सेंद्रिय और निरेंद्रिय। यदि मैं संधि विच्छेद करूं तो वो हो जाए स इंद्रिय और निर इंद्रिय। यहाँ पे इंद्रिय जो शब्द है, इसका भावार्थ होता है सेंसेस, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सुनना, देखना। तो हम हमारे सृष्टि का सेंस इन्हीं सेंस ऑर्गन से करते हैं, इसलिए हम ऑर्गेनिक है, हम इंटरेक्शन कर रहे हैं। मेटल्स होते हैं, इन्हें इनऑर्गेनिक कहा जाता है, निर इंद्रिय कहा जाता है, इनमें वो सेंस कैपेबिलिटीज नहीं होती। आयुर्वेद भस्मीकरण में प्रथम इन निर इंद्रिय वस्तुओं को स इंद्रिय बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? इनके ऊपर जो प्रक्रिया की जाती है, शोधन, मारण, जारण, इनमें एक सेंद्रियकरण होता है, ये होमोजीनियस हो जाते हैं। ये हमारे बॉडी में थेरेपेटिक इफेक्ट भी बताते हैं, एसिमुलेट भी हो जाते हैं और एक्सक्रीट भी हो जाते हैं, हमारे बॉडी में रुकते नहीं है, यदि भस्म प्रक्रिया संपूर्णता से एल्गोरिदम से बनाई गई हो। क्योंकि ये सेंद्रिय हो जाते हैं, होमोजीनियस हो जाते हैं, तो ये दोनों कार्य करते हैं। आप इनको कोई और मेडिसिन के साथ मिक्स करके इनका कल्प बना दो तो उस मेडिसिन को वो वहाँ पे सेल में पहुँचा देंगे और उनके सर्व गुण बनाएंगे। यदि आप इनको स्टैंड अलोन भी यूज कर रहे हैं तो ये अपना थेरेपेटिक इफेक्ट्स बताते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन में हेवी मेटल्स होते हैं जिनसे किडनी और लिवर डैमेज होता है, और कुछ हद तक ये बातें बिल्कुल भी सत्य है। आयुर्वेद की जो रसशास्त्र का डेवलपमेंट है 7 से 8 सेंचुरी से हुआ है, और ये मेडिसिन बहुत ही बड़ी मात्रा में हमारे देश में इन भस्मों का प्रयोग किया जाता था। कभी भी आपको इनके कोई दुष्परिणामों का आपको रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। तो फिर ये प्रॉब्लम है, ये अभी क्यों आ रहे हैं? इसके बहुत से रीजंस हैं। भस्म बनाने की प्रक्रिया है, ये एक एल्गोरिथमिक प्रक्रिया है। इनके बनाने के स्टेप्स है वो जटिल और टाइम कंज्यूमिंग। इस व्यतिरिक्त भस्म जो है ये बनने के बाद इसके टेस्ट होते हैं, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं आयुर्वेद में। यदि वो स्टैंडर्ड्स आप मीट नहीं करते तो ये भस्म कंजम्पशन के लिए अलाउड नहीं है। ये फिजिकल टेस्ट होते हैं, कुछ केमिकल टेस्ट होते हैं, और यदि आप ये टेस्ट देखेंगे जिनमें रेखा पूर्णत्व बताया, मतलब भस्म का पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए, वो पानी पे फ्लोट होना चाहिए, जो फिजिकल टेस्ट है वो दिखना कैसा चाहिए, तो इससे हमें पता चलेगा कि जब ये संपूर्णतः इन स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे तो ही ये अपने नैनो फॉर्म में आएंगे, जिन्हें हम ग्रीन सिंथेसिस कहते हैं। ग्रीन सिंथेसिस मैंने क्यों कहा? मैं आपको एक साधारण सा एग्जांपल देता हूँ। भस्म बनाने में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है जिसे कहा जाता है शोधन। शोधन का सरल अर्थ होता है प्यूरिफिकेशन।
यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि प्योर और प्यूरिफाइड में बहुत फर्क है। 24 कैरेट गोल्ड ये प्योर गोल्ड है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार ये प्योर गोल्ड प्यूरिफाइड गोल्ड नहीं है। यद्यपि कुछ एक्सपर्ट्स इसमें मतभेद करते हैं, तो आपको इन पे शोधन की प्रक्रिया करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि शोधन की प्रक्रिया में ही इनका निरेंद्रिय से सेंद्रीकरण होता है। यदि हम ताम्र का भस्म जो कॉपर है, अगर हम अशोधित प्योर ताम्र भी लें और उसका भस्म बनाएं और शोधित ताम्र लें, तो वही ताम्र को, शुद्ध ताम्र को शोधन करके आयुर्वेदिक प्रोसेस से उसका भस्म बनाएं, तो जो शोधित ताम्र है उसकी ड्रग एफिकेसी बहुत बढ़ जाती है। उसका आप 5 टाइम्स भी डोज दोगे तो वो बॉडी को टॉक्सिक नहीं होता। तो यदि ये भस्म के जो प्रोडक्शन है से लेके स्टैंडर्ड्स है, यदि ये मीट नहीं होंगे तो आप समझ गए होंगे कि ये भी इंद्रिय अवस्था प्राप्त नहीं करते, ये निरेंद्रिय अवस्था में ही रहते हैं। और जब ये निरेंद्रिय अवस्था में आपके शरीर में जाएंगे तो अवश्य टॉक्सिसिटी करेंगे, क्योंकि ये बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होंगे, बॉडी में रुक जाएंगे। और इनकी भी दुष्परिणामों पे शास्त्र ने बहुत सी व्याख्या की है। और यदि ऐसा हो भी जाता है तो क्या करना चाहिए जिनसे ये आपके बॉडी में एक विष बन के ना रहे, उनके प्रति भी उन्होंने सूचना दी है। सेकेंडली, जो भस्म बनाने में रॉ मटेरियल लगता है ये हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं मिलता, क्वालिटी का नहीं मिलता, उनमें लागत ज़्यादा लग जाती है, तो उनके कॉस्ट थोड़े हाई हो जाते हैं एज कम्पेयर टू हर्बल मेडिसिन। किंतु सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम आज के ज़माने में हो रहा है वो है ओवर द काउंटर मेडिसिन। पेशेंट्स होते ही बहुत से सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं, जैसे यदि कोई आयरन सप्लीमेंट ले रहा है और वो आयुर्वेदिक शॉप में से भी कोई ऐसी मेडिसिन लेता है जिसमें लो भस्म होता है, तो उसमें टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसी कारण आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक वैद्य के अंदर ही लेने चाहिए, जिनको इन सब सिनर्जिज्म की ज्ञात हो। भस्म है ये संपूर्ण मेडिसिन है। यदि हम उन्हें नैनो मेडिसिन से कंपेयर करें, नैनो कैरियर्स का भी काम कर रहे हैं और आपको थेरेपेटिक वैल्यूज भी दे रहे हैं। यदि हम इन भस्मों को अंडर सुपरविजन जुडिशियसली यूज करेंगे तो हमें कोविड-19 जैसे पैंडेमिक्स में इनके यूज से इम्यूनिटी भी बढ़ सकती है, हमें जल्द से जल्द थेरेपेटिक इफेक्ट्स भी मिल सकते हैं। कोविड-19 में ताम्र भस्म है, यशत भस्म है, ये भस्म आपको बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। आप इन भस्मों को रसायन, मतलब जब आपको बीमारी ही नहीं है तभी भी आप उनको ले सकते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म आपको थेरेपेटिक बेनिफिट्स हो, आपके सेल स्ट्रक्चर में फायदा हो। और आप उनको एक्टिव केसेस में भी ले सकते हैं और केसेस से रिकवर होने के बाद भी ले सकते हैं, जिससे आपका ड्रग डिपेंडेंसी कम हो, क्योंकि भस्मों में कम मात्रा में काम होता है। यदि आप कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं जस्ट बिकॉज ये एडवर्टाइज्ड है, आपको किसी ने बताया, तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स अवश्य देखें। यदि आपको उनमें भस्म या रस ऐसे कोई भी वर्ड्स दिखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर मेटल्स है या इसके अंदर मर्क्यूरी है, तो कृपया वो प्रोडक्ट आप डॉक्टरी एडवाइस के बिना मत ले। आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको आयुर्वेद के जो एक भस्म मेडिसिन है उनके प्रति एक पॉजिटिव जानकारी प्राप्त हुई होगी, आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आप इस भस्म प्रक्रिया को प्रोत्साहन देंगे जिससे इनमें रिसर्च हो, इनमें फंड्स मिले और आप ही को इनका लाभ हो, क्योंकि पाश्चात्य देशों में इनके ऊपर रिसर्च हो रहे हैं। कोलाइडल सिल्वर, कोलाइडल गोल्ड, इनको यूज़ किया जा रहा है थेरेपेटिक्स में, और कल यही टेक्नोलॉजीज आपके पास डबल प्राइस में आएंगे। हमारी एक सोच होनी चाहिए कि क्या हम इन शास्त्रों को सूडो साइंस मान के छोड़ देंगे और तभी मानेंगे जब ये नए पैकेज में हमारे पास आएंगे। इस विषय पे अवश्य सोचिए। आपके कोई आयुर्वेदिक फिजिशियन रहेंगे तो आप उनके पास ओपननेस से जाइए, और यदि आपको भस्म प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप संपूर्ण जानकारी लेके आप उसका यूज अवश्य कीजिए। ओवर द काउंटर मेडिसिन मत लीजिए जिनमें भस्म हो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको अवश्य कुछ लाभ हुआ होगा। धन्यवाद।